स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के अंतर्गत जीव विज्ञान का चौथा अध्याय, जिसका नाम है प्राणी जगत या जंतु जगत। इस अध्याय में हम लोगों ने जंतुओं के वर्गीकरण का आधार पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे जंतु जगत का पहला संघ, जिसका नाम है पोरीफेरा। क्योंकि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जंतु जगत अर्थात प्राणी जगत को कुल 11 समूहों में या संघों में बांटा गया है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। इन 11 संघों को अब एक एक करके अब स्टडी करेंगे हम लोग। तो आज के हम वीडियो में पहले संघ के बारे में पढ़ना आरंभ करेंगे, जिसका नाम है संघ पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। याद रखेंगे, जंतुओं के वर्गीकरण के आधार में हमने आपको बताया था कि जो जंतु जगत में रखे गए, जो प्राणी जगत में रखे गए जो प्राणी हैं, जंतु हैं, उनको किस बेसिस पर, किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आप लोगों को हमने बताया था कि जो संघ पोरीफेरा के सदस्य होते हैं उनमें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। मतलब इनमें कोशिकाएं ही इनके पूरे शरीर की क्रियाओं को, शारीरिक क्रियाओं को संचालित करती हैं, जो संघ पोरीफेरा के सदस्य होते हैं। अर्थात इनमें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। जबकि आप लोगों ने देखा था, अगला जो आधार बताया था हमने आपको कि सममिति, तो सममिति जो होती है संघ पोरीफेरा के अंतर्गत जो जीव रखे गए, प्राणी रखे गए हैं, उनमें जो सममिति होती है वो असममिति होती है। अर्थात इनको किसी केंद्रीय अक्ष से दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अर्थात ये संघ पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं, स्टूडेंट्स, क्या होते हैं? असममित प्राणी होते हैं। जबकि आप लोगों ने आगे इसके बारे में देखा था कि ये जो प्राणी हैं क्या है? अस्थाई होते हैं। अस्थाई का मतलब कि एक जगह स्थिर होते हैं। और इनके बारे में हमने आपको बताया था कि इनमें जो प्राणी एक आता है जिसका नाम है साइकॉन, जिसको सामान्य भाषा में स्पंज भी कहा जाता है। तो इनमें साइकान जो आता है, जिसका आप लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, जस्ट अभी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि इनकी शरीर के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती है कितने प्रकार की होती है, किन कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, वो सारी चीज, सारे टॉपिक इस पोरीफेरा संघ में आप लोग पढ़ने वाले हैं, याद रखेंगे। और इनके बारे में कि जो प्राणी होते हैं संघ पोरीफेरा के, ये लगभग सभी समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। एक ऐसा भी प्राणी है, एक ऐसा भी संघ का प्राणी है जिसे बाथ स्पंज प्राप्त किया जाता है। बाथ स्पंज मतलब स्नान स्पंज प्राप्त किया जाता है, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि इस संघ में, इस पोरीफेरा संघ में रखे गए प्राणियों के बारे में लिखना आरंभ करेंगे। क्योंकि यहाँ से याद रखेंगे कि इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लोग क्लियरली पढ़ते जाएंगे, याद रखते जाएंगे। तो इसमें पहला आप लोग इसमें लिखते चलेंगे संघ पोरीफेरा में कि इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। तो लिखेंगे आप लोग, इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है।
तो आप लोगों ने देखा कि इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है और ये सभी प्राणी लगभग समुद्री जल में पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे ये प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र में अर्थात इसका निवास स्थान क्या है? समुद्र में। समुद्र में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है और ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। अब इनके सामान्य लक्षणों को नोट करेंगे आप लोग। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे मुख्य लक्षण या सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण ही हेडिंग डालेंगे, सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर्स। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, सामान्य लक्षण में आप लोग जानेंगे कि हमने आपको बताया है जस्ट कि ये जो प्राणी होते हैं इनमें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। लिखेंगे आप लोग इनके सामान्य लक्षण निम्न हैं। इन प्राणियों के, इस संघ के प्राणियों के, इस संघ के प्राणियों के सामान्य लक्षण निम्न है। निम्न है। पहला आप लोग नोट करेंगे इन प्राणियों में कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। संघ पोरीफेरा के प्राणियों में कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। शारीरिक संगठन पाया जाता है। पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, संघ पोरीफेरा के प्राणियों में कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। आगे आप लोग लिखेंगे ये असममित प्राणी होते हैं। दूसरा पॉइंट है ये सभी असममित प्राणी हैं। असममित प्राणी, जिसको आप लोगों ने लिखा था एसिमेट्रिकल एनिमल्स। एसिमेट्रिक एनिमल्स। ये सभी असममित प्राणी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है कि इनमें
इनके शरीर को किसी भी केंद्रीय अक्ष से डिवाइड किया जाए तो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा। ऐसे प्राणियों को क्या कहते हैं? असममित प्राणी कहते हैं। अगला लिखेंगे आप लोग तीसरा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिखेंगे। इनमें उत्तक नहीं पाया जाता है। इनके शरीर में उत्तक नहीं पाया जाता है, तो लिखेंगे इनमें उत्तक नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि इनमें उत्तक भी एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। चौथा कैरेक्टर लिखेंगे। चौथा कैरेक्टर है कि स्पंज में जल परिवहन तंत्र तथा कैनाल तंत्र पाया जाता है। जो स्पंज प्राणी होते हैं उनमें जल परिवहन तंत्र तथा कैनाल तंत्र पाया जाता है। तो लिखेंगे स्पंज प्राणी में या स्पंज में स्पंज प्राणियों में केंद्रीय तंत्र लिखेंगे स्पंज प्राणियों में जल परिवहन तंत्र तथा कैनाल तंत्र कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो आप लोगों ने ये भी नोट किया कि स्पंज प्राणियों में जल परिवहन तंत्र तथा कैनाल तंत्र पाया जाता है। आगे लिखेंगे इनमें सूक्ष्म रंध्र द्वारा जल केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्टिया द्वारा जल, तो इसमें आप लोग नोट करेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, इनमें सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा, चित्र में हम समझाएंगे आपको, इनमें सूक्ष्म रंध्र जिसको ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया, सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा जल केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम तथा बड़े रंध्र किसके द्वारा स्टूडेंट्स? ऑस्कुलम द्वारा। क्वेश्चन लिखेंगे ऑस्कुलम द्वारा तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा जल केंद्रीय स्पंज गुहा से या शरीर से बाहर होता है, द्वारा जल केंद्रीय स्पंज गुहा से बाहर निकलता है। अर्थात आप कह सकते हैं जो छोटा रंध्र है जिसको ऑस्टिया कहा जाता है वो शरीर
में जल प्रवेश करता है इसके केंद्रीय स्पंज गुहा में, जबकि बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा जल उसके शरीर से या स्पंज गुहा से क्या होता है, बाहर निकलता है। अगला लिखेंगे, अगला है जल परिवहन का यह रास्ता भोजन को जमा करने, श्वसन तथा उत्सर्जन में भी सहायक होता है। लिखेंगे अगला पॉइंट में कि जल परिवहन का यह रास्ता परिवहन का यह रास्ता जल परिवहन का यह रास्ता क्या क्या करता है, जल परिवहन का यह रास्ता भोजन को जमा करने, भोजन को जमा करने, श्वसन तथा उत्सर्जन में भी सहायक होता है। श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक होता है। उत्सर्जन में सहायक होता है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि जल परिवहन का यह जो रास्ता होता है भोजन को जमा करने में तथा श्वसन में जैसा तथा उत्सर्जन में भी क्या होता है, सहायक होता है, उसको हेल्प करता है। आगे आप लोग नोट करेंगे इसमें कॉलर सेल्स पाई जाती हैं। सातवां आप लोग नोट करेंगे इनमें कॉलर सेल पाई जाती है जिसको सिनोसाइट कहा जाता है। तो नोट करेंगे सातवां पॉइंट्स, इनमें कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कॉलर सेल किनमें पाई जाती हैं, कॉलर कोशिकाएं तो स्पंज में पाई जाती है। तो लिखेंगे इनमें कॉलर सेल तथा स्पंज गुहा नाल तंत्र को आश्रित करती हैं। इनमें कॉलर सेल मतलब कोशिका, कॉलर कोशिका इनमें कॉलर कोशिका जिसको सिनोसाइट बोलते हैं, सिनोसाइट, कॉलर कोशिका तथा स्पंज गुहा कैनाल तंत्र को आस्तरित करती हैं, मतलब ढकती हैं, आस्तरित करती हैं। तो आप लोगों ने सातवां पॉइंट देखा कि इनमें जो कॉलर कोशिका होती है जिसको सिनोसाइट कहा जाता है तथा स्पंज गुहा कैनाल तंत्र को क्या करती है, आस्तरित करती है, मतलब ढकती हैं।
आगे लिखेंगे इनमें पाचन कोशिका में होता है, अर्थात कोशिकीय पाचन होता है। अगला है इनमें पाचन कोशिकीय होता है। इनमें पाचन कोशिकीय होता है, तो कोशिकाओं में होता है, कोशिकीय होता है। ये सब पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को इन सारे पॉइंट्स को। तो इनमें पाचन कोशिकीय होता है, अर्थात इनकी कोशिकाओं में ही पाचन की क्रिया होती है। इस प्रकार के अंतःकोशिकीय पाचन भी कहा जाता है। इनके शरीर पर कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना कंकाल पाया जाता है। अगला लिखेंगे 9वां, इनके शरीर पर इनके शरीर पर कंटिकाओं, जिसको स्पाइकुल्स कहा जाता है, इनके शरीर पर कंटिकाओं जिसको स्पाइक्यूल्स जिसको स्पाइक्यूल्स कहा जाता था, स्पंजिन तंतुओं का बना स्पंजिन तंतुओं का बना कंकाल पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, इनके शरीर पर कंटिकाओं तथा स्पंजिन तत्वों को बना कंकाल पाया जाता है। अगला लिखेंगे स्पंज प्राणी में नर व मादा पृथक नहीं होते, अर्थात यह उभय लिंगी होते हैं। तो लिखेंगे स्पंज प्राणी में नर व मादा पृथक नहीं होते हैं, पृथक अलग नहीं होते, अर्थात ये उभयलिंगाश्रयी या द्विलिंगी भी कहते हैं, उभयलिंगाश्रयी होते हैं। इसके बारे में हमने आपको बताया है, ऐसे प्राणी जिनमें नर व मादा भाग एक ही जंतु पर, एक ही प्राणी पर, एक ही जीव पर पाए जाते हैं, उनको उभयलिंगाश्रयी हर्माफ्रोडाइट्स कहा जाता है। आगे आप लोग नोट करेंगे इनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है, जिसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, विखंडन द्वारा होता है। तथा लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन द्वारा होता है, युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। तो आप लोगों ने आगे लिखा है कि इनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन द्वारा
होता है। इनमें निषेचन आंतरिक अर्थात शरीर के अंदर होता है। तो आप लोगों ने इसको भी नोट करेंगे आप लोग। इन प्राणियों में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है अर्थात याद रखेंगे, आंतरिक निषेचन का मतलब कि इनके शरीर के अंदर ही निषेचन की घटनाएं होती हैं। इन प्राणियों में आंतरिक निषेचन होता है। इसका मतलब समझेंगे कि जो निषेचन की घटना होती है, नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, इन जीवों के शरीर के अंदर ही होता है, शरीर के बाहर नहीं होता। यदि शरीर के बाहर होता तो वह निषेचन हो जाता। तो यहाँ पर आंतरिक निषेचन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। परिवर्धन देखेंगे, इनमें इन प्राणियों में आंतरिक निषेचन होता है तथा परिवर्धन इसको अभी बता रहे हैं, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है। तो आंतरिक निषेचन तो समझ लिए हैं, लेकिन परिवर्धन मतलब इनके भ्रूण का विकास। जब भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण का विकास होगा तो उसमें से शिशु जन्म लेंगे। तो जो इनके शिशु जन्म लेंगे, परिवर्धन का मतलब आपको बता रहे हैं, तो शिशु इनके जो पेरेंट्स होते हैं, जनक होते हैं, उनसे मैच नहीं करते हैं। तो कहीं भी आपको अप्रत्यक्ष परिवर्धन आ जाए तो इसका मतलब समझेंगे कि जो शिशु जन्म लिए हैं उनका जो पूरा बनावट है उनके पेरेंट्स से मैचिंग नहीं होगा, तो उनको कहा जाता है अप्रत्यक्ष परिवर्धन। ऐसे प्राणियों में प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिनमें जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक बनावट उनके पेरेंट्स से मैच करते हैं, उनको प्रत्यक्ष परिवर्धन कहा जाता है। तो यहाँ अप्रत्यक्ष आया है। तो इन प्राणियों में जो संघपोरीफेरा के प्राणी होते हैं उनमें जो शिशु होते हैं वो जनक से संरचनाएं मिलती जुलती नहीं है, उनको अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं। आगे आप लोग लिखेंगे, इनमें इनके शरीर भित्ति में 2 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर और अंतः स्तर। लिखेंगे अगला, इनके शरीर में 2 स्तर होते हैं। इनके शारीरिक भित्ति में लिखेंगे, इनके शारीरिक भित्ति में शारीरिक भित्ति में 2 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन नोट कर लेंगे। पहला वाय स्तर, हमने आपको बताया था किसमें, तो जो आधार था वर्गीकरण का उसमें बताया था, वाय स्तर, एक्टोडर्म और दूसरा अंतः स्तर एंडोडर्म। इस कारण इन प्राणियों को क्या कहते हैं, 2 स्तर पाए जाते हैं। 2 स्तर होता है या पाए जाते हैं, इनके शरीर भित्ति में 2 स्तर पाए जाते हैं, वाय स्तर और अंतः स्तर। आगे आप लोग लिखेंगे, दोनों स्तरों के बीच जैली जैसी संरचनाएं होती है जिसे मीजोगिलिया कहते हैं। तो लिखेंगे, इन दोनों स्तरों के मध्य
दोनों स्तरों के मध्य एक जेली जैसी संरचना पाई जाती है। एक संरचना पाई जाती है जिसे मीजोग्लिया नहीं स्टूडेंट्स, मीजोकाइमा कहते हैं, मीजन काइमा कहते हैं। पाई जाती है जिसे मीजन काइमा कहते हैं। मीजन काइमा कहते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे। दोनों स्तरों के मध्य जो संरचना पाई जाती है उसको मीजन काइमा कहते हैं। इनमें सिलिका व स्पंजिन तंतुओं के बने विभिन्न प्रकार के स्पाइकुल्स पाए जाते हैं। तो लिखेंगे इसी में कि इनमें सिलिका व स्पंजिन तंतुओं के बने स्पंजिन तंतुओं के बने सिलिका व स्पंजिन तंतुओं के बने विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तंतु स्पाइकुल्स बोलते हैं, स्पाइकुल्स पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि दोनों स्तरों के बीच एक जाली जैसी संरचना पाई है जिसे मीजन काइमा कहते हैं। इनमें सिलिका व स्पंजिन तंतुओं के बने विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तंतु जिसे स्पाइकुल्स कहते हैं पाए जाते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स, ये सूक्ष्म तंतु क्या करते हैं, इनकी शारीरिक संरचना का निर्माण करते हैं, शारीरिक संरचना की रचना करते हैं। तो ये कुछ सामान्य लक्षण रहे किसके, तो संघ पोरीफेरा के सदस्यों के। इनके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, फिर आप लोगों को स्ट्रक्चर बताएंगे। एक स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ना है तो इनके एग्जाम्पल लिख लेंगे आप लोग। तो एग्जाम्पल्स हैं इनके। जिसमें पहला आता है साइकान। साइकान हो गए स्टूडेंट्स। उसके बाद है स्पंजिला। स्पॉन्जिला हो गया। उसके बाद ये मीठे जल में पाया जाता है। यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस लिख लेंगे ऐसे, यह मीठे जल में पाया जाता है। आप लोग लिखेंगे सभी समुद्री होते, लेकिन यह एक क्या है, यह मीठे जल में पाया जाता है। स्पंजिला जो होता है मीठे जल में पाया जाता है। अगला लिखेंगे आप लोग यू स्पंजिया।
स्पंजिया। हाँ, यू स्पंजिया का स्नान स्पंज भी कहते हैं, स्नान स्पंज या बाथ स्पंज भी कहते हैं, बाथ स्पंज। तो ये इसके एग्जाम्पल रहे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साइकान का स्ट्रक्चर और उसकी मुख्य बातें। तो साइकान की संरचना बनाएंगे मेरे साथ में। मेरे साथ संरचना बनाएंगे आप लोग। ये जो ऑस्कुलम आप लोग बना रहे थे उसकी संरचना है। इनमें कोशिकाओं को बनाएंगे आप लोग, क्योंकि इनमें कोशिकाएं ही पूरे शरीर को की क्रियाओं को संचालित करती हैं। इनकी एक और ख़ास बात याद रखेंगे, पूरे शरीर पे छिद्र पाए जाते हैं स्पंज की तरह। इसकी आंतरिक संरचना बनाएंगे, घबराना नहीं है। एक में आंतरिक संरचना बनाकर देखेंगे कौन कौन सी सेल्स कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। हमने आपको जब शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट में पढ़ाना शुरू किया था जीव विज्ञान, तो आपको हमने बताया था स्टूडेंट्स कि स्ट्रक्चर से, संरचनाओं से घबराना नहीं है, क्योंकि जीव विज्ञान में जो संरचनाएं होती हैं उसी संरचनाओं से आपको पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर से पढ़ना होता है विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में। बिना संरचना के पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। बनाने से सब कुछ आप लोगों को आ जाएगा। कहा जाता है ना कि जो नहीं जानते हैं वो घबराए नहीं, धीरे धीरे कोशिश करें, सब आ जाएगा आप लोगों को।
तो देखेंगे यहाँ पर इनके शरीर पे छिद्र पाए जाते हैं स्टूडेंट, जगह जगह ऐसे छिद्र बना लेंगे। यहाँ आप लोगों ने देखा जगह जगह इनके शरीर पे छिद्र पाए जाते हैं। आगे यहाँ पर संरचना बनाएंगे आप लोग। इसकी आंतरिक संरचना को यहाँ आप लोग बनाएंगे मेरे साथ में। अब समझेंगे यहाँ पर जो छिद्र आप लोग बनाए थे, जिसको आप लोगों ने नाम दिया था ऑस्टिया, यहाँ सूक्ष्म रंध्र पाया जाता है जिसको आप लोगों ने ऑस्टिया नाम दिया था, जिसके द्वारा जल इसके शरीर में प्रवेश करता है, केंद्रीय गुहा में प्रवेश करता है। ये हो गया ऑस्टिया। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये सूक्ष्म रंध्र हो गया ऑस्टिया, नाम भी याद रखेंगे ऑस्टिया। ये हो गया बड़ा छिद्र जो ऊपर में देख रहे हैं, इसको बोला जाता है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम, ये ऑस्कुलम हो गया जिसके द्वारा जल इस केंद्रीय गुहा से बाहर जाता है, ऑस्टिया द्वारा जल अंदर आता है। ये सिंगुलर में ऑस्टियम हो जाएगा, सिंगल एक को ऑस्टियम कहेंगे, दोनों को ऑस्टिया कहेंगे। आगे आप लोग देखेंगे इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ भी आप लोग बना लेंगे ऐसे। ऐसे बना लेंगे। यहाँ विशेष प्रकार की ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं
इन कोशिकाओं को आप लोग बना लेंगे। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इन कोशिकाओं की किनारे किनारे में एक प्रकार की विशेष कोशिकाएं पाई जिसको कॉलर सेल कहते हैं। कॉलर सेल को आप लोग बना लेंगे। हम बना रहे हैं, थोड़ा आप लोग देखते चलेंगे कॉलर सेल होती कैसी है। ये कॉलर सेल होती हैं जो यहाँ अरेंज होती हैं। ये कॉलर सेल आप लोग बना लेंगे। ये कॉलर सेल होती हैं जिसको कॉलर कोशिकाएं भी कहते हैं, सिनोसाइट। ये कॉलर कोशिकाएं हो गई जो यहाँ अरेंज होती हैं। याद रखेंगे। अब इसके नामकरण कर लेंगे इसका। नामकरण करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें आप लोग देखेंगे कि ऊपर वाला जो छिद्र, बड़ा छिद्र दिख रहा है, ऑस्कुलम बोला जाता है। ये छोटा छिद्र ऑस्टिया बोला जाता है। ये स्पाइकुल्स होते हैं। ये पोरोसाइट होते हैं। पोरोसाइट को लिख लेंगे। इनको कहा जाता है पोरोसाइट। पोरोसाइट कहा जाता है, याद रखेंगे। ये हो गए पोरोसाइट या पोर सेल भी कहते हैं। इनको पोर सेल भी कहते हैं। पोर सेल, पोर कोशिका। पोरोसाइट को पोर सेल भी कहते हैं। ये स्पाइकुल्स हो गए।
ये जो आप देख रहे हैं ये, इसको कहा जाता है स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं अंदर में, इसको स्पाइक्यूल्स कहते हैं। जबकि पिनोसाइट, ये जो लेयर देख रहे हैं इसको पिनोसाइट कहते हैं। पिनोसाइट या इपिडर्मल सेल कहते हैं, या इपिडर्मल सेल, पिनोसाइट या इपिडर्मल सेल कहते हैं। जबकि ऑस्टिया और ऑस्कुलम को आप लोगों ने देख लिया। ये स्पॉन्जोसील कहलाता है। ये जो मध्य का भाग होता है स्पॉन्जोसील कहलाता है, स्पॉन्जोसील। इसको केंद्रीय स्पंज गुहा कहते हैं हिंदी में, केंद्रीय स्पंज गुहा। ये केंद्रीय स्पंज गुहा है जो ऑस्टिया द्वारा इसमें जल आता है, प्रवेश करता है, और ऑस्कुलम द्वारा जल शरीर से बाहर जाता है। कॉलर सेल इसको लिख लेंगे, ये हो गई कॉलर सेल। सिनोसाइट या सिनोसाइट या कॉलर सेल, कॉलर सेल, कॉलर सेल है, कॉलर सेल या सिनोसाइट कहलाती हैं। तो ये एक साइकान का स्ट्रक्चर रहा, जिसके बारे में आप लोगों ने आप भी बनाएंगे इसको और इसके भागों को याद रखेंगे। पूछा जाता है कि सिनोसाइट क्या होती है, तो विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें कॉलर सेल कहते हैं उन्हें सिनोसाइट भी कहा जाता है। मध्य का भाग, जो अंदर के भागों को हमने स्टडी किया था, यहाँ पर स्पॉन्जोसील या केंद्रीय स्पंज गुहा कहलाता है। यह ऑस्टिया छोटा छिद्र ऑस्टिया और बड़ा छिद्र ऑस्कुलम हो गया। स्पाइकुल्स होते हैं, और नीचे इसके लेयर जो देख रहे हैं इसको पिनोसाइट या इपिडर्मल सेल कहलाता है। ये छिद्र पाया जाता है इसके पूरे शरीर पे, और ये कोशिकाएं हैं जो इसके शरीर को बनाने में भाग ली हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसका है स्टूडेंट्स? साइकान का। साइकान एक पोलिफेरा का सदस्य है। तो याद रखेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम अगला फाइलम पढ़ेंगे जिसका नाम है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। हाँ, इस संघ से अर्थात इस वीडियो से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो इसमें इसके शरीर में अर्थात स्पंज के शरीर में जो जल प्रवेश करता है उस रास्ते को क्या कहा जाता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा इसके शरीर में जल प्रवेश करता है। दूसरा क्वेश्चन कि इनमें किस प्रकार का कोशिकीय इनमें किस प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है, इनमें किस प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि जो इनमें छिद्र होते हैं, इनके शरीर पे जो छिद्र होते हैं, इनका कार्य क्या है। तीन क्वेश्चनों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जुड़े रहें ऐसे नारायण क्लासेस के साथ। धन्यवाद।